पार्ले जी काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल में एडजस्ट करके ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद जो लोग क्वालिफाई किए हैं सेशन में जाने के लिए उनको दे देना। आप भी सोच रहे हो ये क्या है? ये है पार्लियामेंट के आर्टिकल्स याद करने की निमोनिक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में कवर करेंगे। हम आर्टिकल वाइज चलेंगे और बाकी की जो चीज़ बची रहेगी वो लास्ट में हम उसको भी कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। लेट्स स्टार्ट। ये है वो आर्टिकल्स जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 79 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आज हम ये सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे और बाकी के रिमेनिंग आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग के पहले निमोनिक्स बताई थी उसको हम पढ़ते हैं और ये आर्टिकल्स कहाँ कहाँ फिट होते हैं ये देखते हैं, ठीक है? तो ये रही उसकी निमोनिक्स। पार्ले जी काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल में एडजस्ट करके ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद जो लोग क्वालिफाई किए हैं सेशन में जाने के लिए उनको दे दो, ठीक है? पार्ले जी से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 काउंसिल ऑफ स्टेट कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 80 हाउस ऑफ पीपल कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 81 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस। आर्टिकल 83 फिर क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 84 और सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85। ये रही ये सारे आर्टिकल्स की निमोनिक्स, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? वो है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब पार्लियामेंट में क्या कौन कौन को इन्वॉल्व है, ठीक है? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राज्यसभा लोकसभा तो है ही, इसमें प्रेसिडेंट भी आता है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, जबकि प्रेसिडेंट इन दोनों के जो मीटिंग्स होते हैं उस पर बैठता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट का हिस्सा। क्यों? क्योंकि जब बिल्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्स ये हाउसेस पास करते हैं वो तभी एक्ट बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट होगा। इसलिए प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है? तो ये हमने आर्टिकल 79 में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल 80 काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट में पहला है स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी स्ट्रेंथ बताइए? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250, जिसमें 238 हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है और 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एट प्रेजेंट अभी कितने हैं? अभी टोटल हैं 245, ठीक है? अभी 245 मेंबर्स हैं, उसमें 229 जो हैं वो स्टेट्स के हैं, 4 मेंबर्स यूटीज़ के हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, 4th शेड्यूल में मेंशन है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट की जाएंगी ये मेंशन है हमारे 4th शेड्यूल में, ठीक है? 4th शेड्यूल में मेंशन है। अब आते हैं स्टेट्स पे कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं।
वो इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर जो रहता है वो अपनी प्रेफरेंसेस देता है, ठीक है। उसके बाद जो कोटा होता है, अगर पहली प्रेफरेंस जिसकी रहती है वो पहली प्रेफरेंस जिस इंसान की ज़्यादा रहती है, जैसे एक इंसान जो है वो बहुत सारे लोगों की पहली प्रेफरेंस है, अगर वो इलेक्टोरल कोटा मतलब पार कर जाता है तो वो इलेक्ट हो जाता है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के उसमें पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, उस बेसिस पे इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल क्यों, क्योंकि अगर एक प्रेफरेंस क्वालिफाई नहीं हुई तो सेकेंड प्रेफरेंस पे हम कंसीडर करते हैं। सीट्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से सीट जो है वो एलोकेट की जाती है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी ज़्यादा सीट्स होंगी, जिसकी कम पॉपुलेशन होगी उसकी कम सीट्स होंगी। अब यूनियन टेरेटरीज पे आते हैं। यूनियन टेरेटरीज का कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इलेक्शन के राज्यसभा इलेक्शन के लिए एक कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, वो मेंबर इलेक्ट करता है यूटीज़ में। और 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। और वो जो रहते हैं उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 4 फील्ड्स में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी गई थी, ये पहले का है, ठीक है, जिसमें 552 मेंबर्स थे। 530 स्टेट्स के थे, 13 यूटीज़ के थे और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है। लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए जो हमने रिजर्व की थी सीट वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हमने हटा दिया, इस प्रोविज़न को, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं की जाती हैं। तो अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से ये पार्ट हट गया, तो अब कितने हो जाएंगे, 2 माइनस कर दो, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इसमें 530 जो हो जाएंगे वो स्टेट्स के हो जाएंगे और 20 जो हो जाएंगे वो यूटीज़ के हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट जो लोकसभा फॉर्म हुई है 2024 में, उसमें क्या मेंबर्स हैं, उसमें टोटल हैं 543, जिसमें 524 स्टेट्स के हैं और 19 यूटीज़ के हैं। अब देखते हैं कि स्टेट्स और यूटीज़ के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं लोकसभा में। स्टेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको पता ही है, आप भी वोट देने जाते हो, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, फिर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसमें आप नोट कर लो, 61st अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने इसकी एज जो थी वो 21 से हटा के 21 से कम करके 18 ईयर्स कर दी गई थी, ठीक है। अब यूटीज़ में कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे लोकसभा के लिए, उनके लिए कैसे वो इलेक्ट होंगे वो पार्लियामेंट बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर, ठीक है, जैसे वो इलेक्ट होंगे। तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट लाया है, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। इससे जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूटीज़ में उसके इलेक्ट होते हैं। अब आते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। अब क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा दैट द फर्स्ट क्या है कि रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन रिमेन सेम फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो सारे स्टेट्स के लिए सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ये रूल कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पॉपुलेशन 6 मिलियन से ज़्यादा है वहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा।
दूसरा क्या है कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। मतलब एक स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके से बोला है कि सिमिलरिटी के लिए, एक तो थ्रू आउट द स्टेट्स और एक बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, एक स्टेट के अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ सीट्स इक्वल होने चाहिए रेशियोज का, और एक दो स्टेट्स के बीच में भी इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। पार्लियामेंट इनैक्ट अ डेलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82। ठीक है, 82 आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट ने डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो इनैक्ट किया है। अभी तक ये चार टाइम जो है ये फॉर्म हुई है। ठीक है, यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये कि कितने टाइम डीलिमिटेशन कमीशन आई थी, तो 4 टाइम। ये डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, आप पढ़ लेना कि डीलिमिटेशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है विद कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन कौन कौन होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में जो है वो हाई पावर बॉडी है, मतलब वो अगर कोई ऑर्डर या कुछ बना दे तो उसको कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो नहीं आता है। ठीक है, और इसका क्या कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 329। अब आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के फंक्शंस के ऊपर। पहला फंक्शन है टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ये कौन बताता है, डिलिमिटेशन कमीशन। टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन जो हो वो सेम हो, इसका कौन ध्यान रखता है, डिलिमिटेशन कमीशन। टू आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST वेयर देयर पॉपुलेशन इज लार्ज। ठीक है, SC और ST के सीट्स रिजर्वेशन भी कौन बताता है, डिलिमिटेशन कमीशन की कितनी सीट्स रिजर्व करनी है। एक और मेन पॉइंट, आसम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जगह पे डेलिमिटेशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करता है। ठीक है, अब कुछ अमेंडमेंट्स हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा को उसको 2000 तक, ठीक है 2000 तक फ्रीज कर दिया गया था। मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1971 सेंसस के आधार पर सीट्स जो हैं वो डिसाइड की जाएंगी किस स्टेट में कितनी सीट, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2000 तक इसको फ्रीज कर दिया था कि 2000 तक 1971 सेंसस के हिसाब से सीट्स बताई जाएंगी। फिर 2000 हो गया, 2001 में 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसने इस फ्रीज को 2026 तक कर दिया। मतलब अब 2026 का जब इलेक्शन होगा, ठीक है 2026 का जब सेंसस होगा ना 2026 तक जितने भी इलेक्शन होंगे वो जो रहेंगे 1971 सेंसस के आधार पर ही उनकी सीट्स जो हैं वो बताई जाएंगी। फिर 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 आया, इसमें 2001 सेंसस ऑफ 2001 फॉर ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज और डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज एंड रिजर्वेशन फॉर SC STs एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब SC और ST के लिए कितनी सीट रिजर्व्स करनी है, ठीक है ये सारी चीज़ें 2001 सेंसस के तहत होगी, ये बताया गया 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है, ये उसका मतलब ये थोड़ा जिस्ट है, ऊपर जितने भी अमेंडमेंट्स हुए। विच स्टेट विल गेट हाउ मैनी सीट्स, ये 1971 सेंसस के हिसाब से होगा टिल 2026 तक। और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कितनी सीट रिजर्व्स होंगी SC और ST के लिए, ये 2001 सेंसस। ये हमारा पूरा डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में था। ठीक है, अब बढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेज।
राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं होती, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर नहीं फिक्स है। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर तीसरे साल रिटायर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टर्म नहीं फिक्स है, ठीक है, कोई भी टर्म इसका नहीं फिक्स है। लेकिन आरपी एक्ट 1951 के हिसाब से जो मैक्सिमम टर्म होता है राज्यसभा मेंबर का वो 6 ईयर्स होता है। हालांकि जो मेंबर होता है वो री एलिजिबल होता है, ठीक है, री एलिजिबल होता है। अब आते हैं लोकसभा पे। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का टर्म डिफाइन है जो कि 5 साल है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम पे। ये बात और है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, मतलब ये अपने मन से ये नहीं कि कभी भी डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और जब ये डिसॉल्व करेगा तो वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते उस चीज़ को। और है कि नेशनल इमरजेंसी जब होती है तो जो टर्म होता है लोकसभा का वो 1 साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और अगर इमरजेंसी सीज हो गई तो उसके अगले 6 महीने तक ही ये चीज़ हो सकती है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। पहला है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। राज्यसभा में उसकी जो एज है वो 30 ईयर तो होनी ही चाहिए, और लोकसभा में 35 साल का वो होना ही चाहिए, ठीक है, 35 साल से कम नहीं लोकसभा में और 30 साल से कम नहीं राज्यसभा में। मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय एन इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया है उसके सामने उसको ओथ लेनी होती है। ओथ में वो क्या लेता है? पहला है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ वो इंसाफ करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। फिर है टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये 2 चीज़ों का वो ओथ लेता है। और है अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 में कुछ और भी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, वो भी होती क्या जो पार्लियामेंट करता है डिस्क्राइब्ड, वो सब क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे जो है हमारा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है, टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है कि मतलब हाउसेस आपस में मिले, ठीक है, सेशंस उनके बीच में। जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, मतलब 1 साल में 2 सेशंस तो होने ही होने हैं, मतलब मस्ट है। इंडिया में क्या है, 3 सेशंस होते हैं, एक बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। अब इस सेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, जैसे जब मीटिंग्स चल रही हो, सेशन चल रहा हो, तब आज का, जैसे आज का दिन है तो आज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसने बोला कि हम आज का यहीं ख़त्म करते हैं, हम अब इसको कल स्टार्ट करेंगे, वो सिटिंग को सस्पेंड कर देता है, मतलब सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर एन स्पेसिफाइड टाइम, कि कल हम करेंगे, द कोर्ट इज एडजर्न नहीं बोलते हैं, तो वैसे ही वो एडजर्नमेंट होता है कि स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है कि अभी हम ख़त्म कर, अभी हम क्या मतलब सिटिंग को अभी हम क्लोज करते हैं, हम फिर इस दिन मिलेंगे, उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। फिर एडजर्नमेंट साइंड आया है, इसका क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड है, मतलब पार्लियामेंट की जो सिटिंग है उसको मतलब टर्मिनेट कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन कब मिलना है ये नहीं बताया है, ठीक है, इस कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया कि हम अगली मीटिंग इस दिन करेंगे, बिना टाइम बताए ही टर्मिनेट कर दिया सिटिंग को। ये दोनों एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइंड कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में स्पीकर होता है, ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइड कर रहा हो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जो भी प्रिसाइड कर रहा हो वो करता है। उसके बाद तीसरा है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, जैसे जब एडजर्नमेंट साइंड आई, जैसे जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने टर्मिनेट कर दिया सिटिंग, उसके कुछ दिन बाद जो है प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग करता है सेशन को, कि सेशन जो है वो टर्मिनेट नहीं बल्कि सेशन को ही ख़त्म कर देता है,
ठीक है, कि अब ये सेशन ख़त्म होता है, जैसे बजट सेशन जब ख़त्म होगा तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोगेशन कहते हैं, ये सेशन ख़त्म हो गया, अब अगला सेशन जो होगा वो मॉनसून सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है लास्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि लोकसभा का जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। ये जो है एंड्स द एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ लोकसभा। ये दो टाइप का होता है। पहला तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, जो कि हर 5 साल के बाद टेन्योर खत्म होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। एक जो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। ठीक है, अब जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो क्या होता है? ठीक है, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रिजोल्यूशन, नोटिसेस, पिटीशन एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर द कमिटी लैप्स। ये सारी चीज़ें, बिल्स, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिसेस, पिटीशन, ये सारे लैप्स हो जाते हैं। अरे आप खुद ही सोचो ना, जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, वो आप कंपनी बंद कर दिए तो आपने उस कंपनी से अपने किसी को लोन दिया हो या आपने कुछ भी पेपर वर्क साइन किया हो, जब वो कंपनी ही बंद हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सेम वही केस लोकसभा का है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लोकसभा है ही नहीं, तो लोकसभा ने जो जो काम किया होगा, मतलब जहाँ साइन किया होगा या जो चीज़ किया होगा, वो चीज़ें डिसॉल्व, वो उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें मतलब लैप्स करती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं लैप्स करती हैं, अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, सम पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेज दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेज डज नॉट लैप्स। कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, जो एश्योरेंसेज और बिल्स को एग्जामिन करना है, वो चीज़ लैप्स नहीं होती है। दूसरा है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज, चाहे वो ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के पास आया हो। जाहिर सी बात है, आप सोचो, आप कंपनी हो, आपके कंपनी के पास आपका कोई कोई पेपर वर्क आया था, जब कंपनी ही नहीं रही तो पेपर वर्क का ही कोई मतलब नहीं रहा, चाहे पेपर वर्क आपने मंगवाया, आपने बनवाया हो या किसी और ने बनवा के भेजा हो। तो सेम वही चीज़ है, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स हो जाता है, चाहे वो ओरिजिनेट हो या ट्रांसमिटेड बाय राज्यसभा हो। फिर बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, आपने कोई पेपर वर्क साइन किया हो, वो किसी और को दिया है आपने, उसको आगे मतलब इसकी स्क्रूटनी करने के लिए, लेकिन जब आपकी कंपनी बंद हो गई तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी है। बिल जो लोकसभा पास करेगा, जब लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया और राज्यसभा में वो बिल अभी पास नहीं हुआ है, तो वो लैप्स कर जाएगा। फिर है बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड फॉर ज्वाइंट सिटिंग डू नॉट लैप्स। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने बिल पास नहीं किया है, ठीक है, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, और प्रेसिडेंट ने उस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोल दिया है कि अब ज्वाइंट सिटिंग होगी, फिर आपस में डिसाइड होगा मेजॉरिटी से कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है, दोनों हाउसेस ने बिल नहीं पास किया था क्योंकि उनके बीच में मतलब डिसएग्रीमेंट था, तो बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग के लिए नोटिफाई कर दिया है, तो बिल लैप्स नहीं होगा। फिर है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। सही सी बात है, आप कोई पेपर वर्क आपने कहीं दिया, आपके साइन वाइन कुछ है ही नहीं, आपकी कंपनी बंद हो गई, कोई मतलब नहीं है, तो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन अभी लोकसभा के पास वो साइन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं लोकसभा का, तो वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। फिर है बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। बिल दोनों हाउसेज से पास हो गया, सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट लगना बचा है, तब भी बिल लैप्स नहीं होगा। देखो, अगर प्रेसिडेंट ने अगर जॉइंट सिटिंग बोल दिया है, नोटिफाई कर दिया है, या प्रेसिडेंट के पास बिल है एसेंट के लिए, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में बिल जो है डज नॉट लैप्स, ठीक है, इन दोनों केसेस में बिल लैप्स नहीं होगा। फिर है बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप। या तो प्रेसिडेंट ने बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया हो, दोनों हाउसेज ने बिल पास कर दिया था लेकिन प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया हो। अच्छा, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए जब बिल भेजता है वो कौन सा वीटो होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। तो बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स। तो ये हमारा था आज का लेक्चर।
बाकी के आर्टिकल हम आर्टिकल वाइज ही चलेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बस आप एक बार लेक्चर पढ़ लो, उसके बाद आप रिवाइज़ कर लो, आपका ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।